हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक्चुअली टोटल दो स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूं जो इन मार्केट कंडीशंस में भी टोटली ब्लास्ट कर रहे हैं। इनमें से एक शेयर मोर देन 10% राइज किया एंड दूसरा शेयर आज ऑलमोस्ट 20% राइज किया, यानी 20% का अपर सर्किट ही लगा दिया। ये जो दूसरा स्टॉक है ये बेसिकली आईटी कंपनी है। इस कंपनी के बारे में मैंने डिस्कशन भी किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उस ग्रुप पे अगर आप नहीं हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने 10th को यानी फ्राइडे को ही ग्रुप में मैसेज किया था कि कैसे एक आईटी कंपनी में स्टडी कर रहा हूँ जो लास्ट 5 डेज़ में मोर देन 20% राइज कर चुकी है। एंड बट समहाउ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 10th को ही मैं पापा बना था, उसके बाद फिर मैं स्टॉक स्टडी नहीं कर पाया एंड आज कहीं ना कहीं वो 20% राइज कर गया। बट फिर भी पॉइंट ये है कि जो भी स्टॉक्स के नाम है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सही में ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे को फॉलो कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं क्या प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने में, उससे आप सीखें। उसके बाद क्या होगा, अगर आप सीख जाएंगे तो आप फिर कोई भी स्टॉक को खुद अपने आप एनालाइज कर पाएंगे। एंड तो पॉइंट ये है कि स्टॉक्स के नाम जरूरी नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली जितने भी लोग ये वीडियो देखने आते हैं वो सिर्फ स्टॉक के नाम जानने आते हैं। बट ये पूरा वीडियो अगर आप स्टॉक का नाम के ऊपर फोकस नहीं करके अगर पूरा वीडियो अच्छे से देखें एंड कैसे मैं एक एक चीज़ को स्टडी कर रहा हूँ, इन कहाँ पॉजिटिव्स हैं, कहाँ नेगेटिव्स हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ थ्रेट्स हैं, तो आप कहीं ना कहीं लर्निंग पे अपनी फोकस करिए। उससे क्या होगा कि आप फ्यूचर में जब मार्केट्स स्टेबलाइज होंगे तो बहुत अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंड मार्केट्स को आसानी से बीट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पहले मार्केट्स की बात है। एफआईआईज अगेन 4500 करोड़ की सेलिंग हुई है। डीआईआईज की तरफ से 3800 करोड़ की बाइंग हुई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 0.72 का था, ख़राब ही था। मार्केट्स कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच के मूड में थे। जैसा आप देख सकते हैं, निफ्टी 50.27% गिरा था, निफ्टी मिड कैप 100.23%, निफ्टी स्मॉल कैप 0.59%, विक्स अराउंड 22 है। तो ये देख सकते हैं क्योंकि जो फेड की जो मीटिंग का आउटकम है वो कल आने वाला है, तो मार्केट्स कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच कर रहा है। बट स्टिल जो भी ग्लोबली जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी वजह से मार्केट्स अभी टेंशन में है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव बायस साफ नज़र आती है। एंड एफआईआईज़ को काफ़ी महीने हो गए हैं सेलिंग करते हुए, तो इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि एफआईआईज़ कब तक सेलिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है ये सेलिंग जारी रहेगी। दूसरा, जो यूएसडी आईएनआर रेट है वो 78 क्रॉस कर चुका है, तो वहाँ एफआईआईज़ के लिए एडवर्स कंडीशंस हो गई हैं जिनकी वजह से वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। एंड एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जितने भी एफआईआईज़ हैं या काफ़ी सारे एफआईआईज़ यूएस मार्केट को बिलोंग करते हैं एंड काफ़ी यूरोपियन मार्केट से हैं। एंड वहाँ जो हुआ है कि वहाँ के स्टॉक मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिरे हैं। एंड उसमें क्या हुआ है कि जितने भी एफआईआईज़ हैं, बेसिकली यहाँ एफआईआईज़ हैं बट उन कंट्रीज़ में वो डीआईआईज़ हैं, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। एंड वहाँ पे भी जो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, इनका खुद का कोई पर्सनल पैसा तो होता नहीं है, ये भी लोगों के पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो वहाँ जब उतना ज़्यादा उनको लॉस हो रहा है तो उस लॉस को इनको बुक्स में कवर करने के लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो ये इंडियन मार्केट से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं ताकि ट्रेड ऑफ कर सकें। एंड जो जिन लोगों के पैसे ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको ये दिखा सकें कि ओवरऑल लॉस नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, बट स्टिल लेट्स सी। अपने और कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, वेट एंड वॉच कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि एफआईआईज़ कब नेट बाइंग स्टार्ट करेंगे एंड कब मार्केट एग्जैक्टली बॉटम आउट हो जाएगा एंड कब से राइज करना स्टार्ट हो जाएगा। बट जितने भी मोस्टली फैक्टर्स हैं फ्यूचर को लेकर वो काफ़ी हद तक अकाउंट हो चुके हैं। एंड जस्ट इन केस कोई और नया फैक्टर इंक्लूड नहीं होता तो अदरवाइज़ मार्केट्स कंफर्टेबली प्लेस्ड है वैल्यूएशन वाइज। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो पहली कंपनी जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है केपीआई ग्लोबल, जिसको अभी रिसेंट में नाम चेंज हो गया केपीआई ग्रीन। ये बेसिकली 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड ये सोलर पावर जनरेट करने में काम करती है। जो इसकी रेवेन्यूज़ हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, बेसिकली ये खुद ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसके बाद एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ को, मॉल्स को सेल करती है। एंड दूसरा है कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर, दैट मीन्स कि ये जो सोलर पावर प्लांट्स वगैरह इंस्टॉल करने में, उसके बाद जितने भी प्रोसेस हैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में ये कंपनीज़ की हेल्प करती है ताकि वो खुद ही अपने सोलर पावर प्लांट्स वगैरह इंस्टॉल कर सकें।
एंड उसके बाद इस कंपनी का गोल है 1000 मेगावाट सोलर पावर जनरेट करने का या कमीशन करने का फॉर क्लाइंट्स बाय 2025। तो काफ़ी अग्रेसिवली कंपनी ग्रो कर रही है। एंड जैसे ये पावर क्राइसिस अभी चल रही है, पावर की डिमांड एक्सेसिव हो गई है एंड सप्लाई मीट नहीं कर पा रही, तो उस हिसाब से जितनी भी ये सोलर सेक्टर में कंपनीज काम कर रही हैं उनके लिए डिमांड हद से ज़्यादा है। एंड KPI ग्रीन जो है ये बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी पावर है प्लेयर है, सॉरी। एंड इनके जो प्रोमोटर हैं वो फारूक जी पटेल है। इनका रिच एक्सपीरियंस है डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में, और इनको एक अवार्ड मिला था एक्सेलेंस इन सोलर पार्क अवार्ड 2016 फ्रॉम मिशन एनर्जी फाउंडेशन मुंबई। एंड अभी इसने 165 प्लस मेगावाट का कंसोलिडेटेड क्यूमुलेटिव कैपेसिटी एनर्जाइज कर चुका है, बहुत IPP एंड CP में मिलाकर। उसके बाद 2022 में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाया कंपनी ने। लार्जेस्ट CPP ऑर्डर 25 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का इन्होंने हासिल किया। उसके बाद 54.6 मेगावाट का Q4 में हाईएस्ट कैपेसिटी जो है वो टोटल CPP ऑर्डर्स मिले। उसके बाद SBI से 178 करोड़ का लोन्स रिड्यूस रेट में मिला इनको। इनके जो क्लाइंटेल हैं काफ़ी रेप्यूटेड हैं, चाहे वो L&T हो, पॉलीकैब हो, कैडिला हो, मेगमनी ऑर्गेनिक्स हो। उसके बाद फाइनेंशियल्स देखते हैं। आज जैसा आप देख सकते हैं अराउंड 12% राइज किया है। स्टॉक 626 के आसपास बंद हुआ है। स्टॉक प्राइस अर्निंग्स रेशियो 26.1 है। बुक वैल्यू 85 है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ कंपनीज़ की प्राइस टू बुक वैल्यू हायर साइड पे होती ही है, तो यहाँ इसकी मोर देन 7 के आसपास है, तो यहाँ थोड़ी सी अनरीजनेबल हो जाती है। बट स्टिल क्योंकि इसका मार्केट कैप 1130 करोड़ का ही है, बहुत स्मॉल कंपनी है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी हायर साइड पे है। उसके बाद अभी जो रिसेंट में इतना प्राइस मूवमेंट आ रहा है, ये 2-3-4 दिनों से अच्छा खासा राइज किया है। बेसिकली इसने इन्फॉर्म किया है एक्सचेंज को कि इसने 5.2 मेगावाट का जो कमिशनिंग सर्टिफिकेट मिल गया है। ये देविका फाइबर्स के लिए इन्होंने काम किया था। उसके बाद 3.5 के आसपास मेगावाट का और काम किया है अलग अलग कंपनीज़ के लिए। तो इस वजह से ये कंपनी अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा फोकस में है, काफ़ी राइज कर चुकी है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, और सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगातार इंक्रीज़ ही कर रही है। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो। मार्च 2022 में 9.86 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि मार्च 2021 में 17.25 करोड़ का था, एंड दिसंबर 2021 में 13.14। तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ प्रॉफिट कम हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली अगर देखते हैं तो भी सेल्स रैपिडली इंक्रीज़ कर रही है, इनफैक्ट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर रही है। एंड कहीं ना कहीं फ्यूचर जो आउटलुक है वो भी काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि सोलर पावर की डिमांड अच्छी खासी रहने वाली है। और जो ये ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पावर क्राइसिस हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि आने वाले टाइम में सोलर पावर की डिमांड और ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज़ होने वाली है। बैलेंस शीट ये एक वजह है। यहाँ एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर आ जाता है। जैसा आप देख सकते हैं रिजर्व्स 136 करोड़ के ही हैं, बट उसके अगेंस्ट में बोरोइंग्स 337 करोड़ की हो गई है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत हाई हो जाता है। बट ये सब जो जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन हो या जैसे ये सोलर पावर में क्या करती हैं कंपनीज़, जो भी प्लांट वगैरह कमीशन करने को, पावर प्लांट वगैरह इनको इंस्टॉल करना होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये लोग फंड्स पहले बोरो करते हैं ताकि सोलर पावर प्लांट्स बैठा सकें। उसके बाद जो रेवेन्यूज़ जनरेट होती हैं वो धीरे धीरे होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन में बिल्डर है या प्रोमोटर है, तो वो क्या करता है, कोई भी बिल्डिंग खड़ी करता है तो पहले उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जो वो डेट लेकर कर सकता है अगर उसके पास खुद के इतने पैसे नहीं है तो। एंड उसके बाद जैसे जैसे फ्लैट्स सेल होते हैं वैसे वैसे उनकी रेवेन्यूज़ जनरेट होती हैं, डेट रीपे होती है। तो यहाँ भी वही है कि बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा है। बोरोइंग्स इसलिए ज़्यादा है क्योंकि खुद के फंड्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, इनको हद से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए, पावर प्लांट्स बैठाने के लिए इनको अच्छी खासी डेट उठानी पड़ रही है मार्केट से। तो ये जो हायर डेट है, ये दो फैक्टर है। एक तो ऑब्वियसली रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बट एट द सेम टाइम ये भी दिखा रहा है कि कंपनी के पास हद से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स है जिनकी वजह से इनको डेट यूज़ करना पड़ रहा है। तो एज लॉन्ग एज डेट बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, प्रॉफिटेबल हो, डेट उतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है। बट स्टिल ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो आप लोगों को कंसिडर करना ही पड़ेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रोमोटर्स की
रेगुलरली ऑलमोस्ट 51% थी मार्च 2019 में शेयर होल्डिंग या स्टेक, उसके बाद मार्च 2022 में बढ़ते बढ़ते 54% या 54.52% हो गई है। FIIs ने भी रिसेंट क्वार्टर में स्टेक लिया है कंपनी में 2.77%, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है एंड पब्लिक की स्टेक डिक्रीज़ हुआ है। तो ऑब्वियसली ये कोई रिकमेंडेशन तो है नहीं, आप लोग खुद स्टडी करिए। स्मॉल कंपनी है, वेरी स्मॉल कंपनी है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, बट अगेन काफ़ी टेलविंड्स हैं, जैसे सेक्टर बहुत अच्छा है, पावर क्राइसिस की वजह से इस कंपनी की डिमांड जो सोलर पावर है उसकी डिमांड बढ़ रही है। बट अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है वो ये कि डेट बहुत ज़्यादा है एंड बहुत स्मॉल कैप है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड मेरा काम है किसी भी कंपनी को स्टडी करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना, न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन, अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग उस कंपनी को आगे स्टडी करके आप लोग क्या डिसाइड करते हैं। उसके बाद सेकंड कंपनी जो मैं स्टडी कर रहा था, डायकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये बेसिकली एक माइक्रो कैप ही समझ लीजिए, IT कंपनी है, 1995 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसके बेसिकली हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, 11 ब्रांच ऑफिस है एंड वेयर हाउसेस हैं एंड 250 लोकेशंस में ये प्रेजेंट है अक्रॉस इंडिया। एंड इस कंपनी की होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी भी है सिंगापुर में, जो एशिया पैसिफिक ऑपरेशंस हैंडल करती है। तो इसके जो मेजर सॉल्यूशन जो कंपनी प्रोवाइड करती है, सिस्टम इंटीग्रेशन, डेटा सेंटर, वर्कप्लेस सॉल्यूशन, सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस सॉल्यूशन, नेटवर्किंग सॉल्यूशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन, जितने भी है बेसिकली मोस्टली इनका फोकस इंडियन कंपनीज या फॉरेन कंपनीज पे भी है। तो ये जो ऑफिसेस को ऑटोमेट करने का काम है, डेटा रिलेटेड सॉल्यूशंस हैं, उसके बाद नेटवर्किंग सॉल्यूशंस हैं, सिक्योरिटी इंस्टॉल करना है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जैसे सब कुछ IT में मूव कर रहा है, सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, तो वैसे वैसे सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस वजह से ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी डिमांड या सर्विसेज जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, उनकी डिमांड अच्छी खासी रहने वाली है फ्यूचर में। एंड इसके जो क्लाइंट्स हैं वो लेनोवो, डेल, HP, एप्पल, IBM, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, तो काफ़ी रेप्यूटेड क्लाइंट्स हैं। रिकॉग्निशंस में जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट में 2021 ईयर में 323rd पोजीशन मिली है इनको, अराउंड 10 मिलियन एक्टिव कंपनीज के बीच में से फ्रॉम एशिया पैसिफिक, तो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है इससे। एंड बट अगेन ये अवार्ड्स कितनी ऑथेंटिक हैं, क्या हैं, वो कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता, बट स्टिल थोड़ी बहुत एश्योरेंस मिलती है कि कंपनी को रिकॉग्निशन मिल रही है। एंड जॉइंस दी ग्लोबल IT अलायंस नेटवर्क भी कंपनी ने रिसेंट में ज्वाइन किया है। एंड ये कंपनी फीचर हुई थी इंडियंस ग्रोथ चैम्पियंस फॉर द ईयर 2020 एंड 2021 रैंकिंग बाय द इकोनॉमिक टाइम्स। उसके बाद रिसेंट में जो अभी कंपनी इतना ज़्यादा फोकस में आ रही है, रिसेंट में काफ़ी न्यूज़ आती ही रहती हैं, जैसे इनको 57.04 करोड़ का ऑर्डर मिला पंजाब नेशनल बैंक से, एंड उसके बाद 101 करोड़ का ऑर्डर मिला था इसको बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी, डेटा सेंटर वगैरह एंड डेटा इंटीग्रेशन, उन सब का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का ऑर्डर मिल रहा है कंपनी को। तो इस वजह से कंपनी काफ़ी स्पर्ट कर रही है, स्टॉक प्राइस काफ़ी राइज कर रहा है। फाइनेंशियल्स देखते हैं, जैसा आप देख सकते हैं 20% राइज किया है, आज 421 पे यानी 52 वीक हाई पे बंद हुआ है एंड 52 वीक लो इसका 116 है, तो 4 टाइम्स से थोड़ा सा कम, मतलब 52 वीक लो से 52 वीक हाई ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है, या 4 टाइम्स से थोड़ा कम है। एंड स्टॉक प्राइस अर्निंग्स रेशियो 28.6 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 28% के आसपास है, काफ़ी हाई है। प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो 0.44 है, काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाता है। बट अगेन जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये मार्केट कैप जो है इसका 471 करोड़ का है, तो ये माइक्रो कैप हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सब कंपनीज़ में क्या होता है कि निकलने को मल्टीबैगर भी निकल जाए, नहीं तो फिर आपका पूरा पैसा भी डूब सकता है। तो ये सब कंपनीज़ इनफैक्ट मैं खुद भी आपको जैसे मैंने बताया था कि 10th तक मैं ये कंपनी स्टडी कर रहा था, कंपनी अच्छी लग रही थी, बट स्टिल मैं खुद भी अभी तक इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि सिर्फ 471 या उस टाइम राइज़ करने से पहले ही ऑलमोस्ट 400 करोड़ का इसका मार्केट कैप था। तो इस वजह से रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं इसको अभी अपनी रडार पे रख रहा हूँ एंड आगे चल के मैं भी इन्वेस्ट करूँ। बट ऑब्वियसली ये सब कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, एंड एक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है ताकि अगर मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलें तो बहुत अच्छा हो, बट अगर जस्ट इन केस कंपनी फेल हो जाए तो अपने लॉस हैंडल कर सकें। जैसा आप देख सकते हैं प्राइस अर्निंग्स रेशियो
इसमें अर्निंग्स जो है ब्लू बार्स हैं वो रेगुलरली इंक्रीज़ हो रही है। एंड प्राइस अर्निंग्स रेशियो अभी रिसेंटली में, क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा भागा है, इस वजह से प्राइस अर्निंग्स रेशियो भी काफ़ी हाई हो गया। दैट मीन्स अर्निंग्स तो बढ़ रही हैं बट प्राइस उसके कंपैरिजन में, अर्निंग्स के कंपैरिजन में प्राइस उससे भी ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी ये देखते हुए कि इसका फ्यूचर का आउटलुक बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो इस वजह से प्राइस अर्निंग्स रेशियो 25 या 26 के ऊपर पहुंच गया है। सेल्स एंड मार्जिन आप देख सकते हैं अभी लास्ट फ्यू क्वार्टर से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करने लगी है। सेल्स एंड मार्जिन कांस्टेंट है, तो ये काफ़ी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, तो ये अच्छा लगता है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखते हैं, जून 2019 में 88 करोड़ की सेल्स थी, जो अभी रिसेंट 2-3 क्वार्टर से अच्छा ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। एंड अभी मार्च 2022 एंडिंग में क्वार्टर में 209 करोड़ की सेल्स हुई है। नेट प्रॉफिट 1.21 करोड़ से 6.45 करोड़ हो गया है। एंड EPS भी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स या 4 टाइम्स के आसपास ग्रो किया है। एंड ईयरली रिजल्ट्स अगर देखते हैं, 42 करोड़ की सेल्स थी मार्च 2011 में, जो मार्च 2022 में 654 करोड़ की हो गई है। नेट प्रॉफिट 1 करोड़ से 16 करोड़ हो गया है। तो ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा दिख रहा है कंपनी का, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। अगेन अगर आप बैलेंस शीट देखते हैं, जो फाइनेंशियल पोजीशन जिससे हम लोग पता कर सकते हैं, तो रिजर्व्स 57 करोड़ के हैं एंड बोरोइंग 64 करोड़ की है, तो डेट इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 1 का हो जाता है। तो यहाँ अगेन ये हाई डेट कंपनी है, तो ये रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। एंड लास्ट ईयर आप देखेंगे 44 करोड़ बोरोइंग से 64 करोड़ हो गई हैं, तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसको आप लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। एक और नेगेटिव पॉइंट जो इस कंपनी में लगा वो ये कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो लास्ट ईयर का माइनस में है, यानी नेगेटिव में है। तो उसको मैंने एक्सपैंड किया, तो ये देखा कि रिसीवेबल्स जो है 74 करोड़ के रिसीवेबल्स इंक्रीज़ हुए हैं। दैट मीन्स नेट में लास्ट ईयर 74 करोड़ के रिसीवेबल्स कैश में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, रिसीवेबल्स बढ़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव हो जाता है कि रिसीवेबल्स इतने ज़्यादा क्यों अचानक से बढ़ गए हैं, कंपनी इन रिसीवेबल से कैश जनरेट क्यों नहीं कर पा रही है। एंड जस्ट इन केस इन रिसीवेबल से कुछ बैड डेप्ट निकल जाते हैं तो ये नेट लॉस हो जाएगा कंपनी का फ्यूचर में। उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, यहाँ अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि प्रोमोटर्स अपना स्टेक लास्ट फ्यू क्वार्टर से रेगुलरली इंक्रीज़ कर रहे हैं। दिसंबर 2020 में 46% के आसपास स्टेक था, जो मार्च 2021 में इन्होंने 5% इंक्रीज़ किया। एंड उसके बाद से सितंबर 2021 से दिसंबर 2021 में अगेन 5% का स्टेक इंक्रीज़ किया है। तो ये यानी प्रोमोटर्स कॉन्फिडेंट है कंपनी के ग्रोथ के बारे में एंड कंपनी के बारे में भी। एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद जैसा आप देख सकते हैं टेक्निकल्स में कैंडल स्टिक पैटर्न में एक बार लास्ट में कंपनी ने हाई बनाया था, उसके बाद काफ़ी डिप दिया एंड अभी रिसेंट में काफ़ी फिर से ग्रो कर रही है कंपनी। एंड आज जिसने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, दैट मीन्स जो लास्ट डे यानी मंडे का जो रेड कैंडल बना था उसको पूरा का पूरा एनगल्फ कर गया है या खा गया है ग्रीन कैंडल आज का। उसके नीचे खुला आज स्टॉक प्राइस, बट उसके काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाके बंद हुआ। तो ये कहीं ना कहीं बुलिश इंडिकेटर है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा राइज कर सकता है। एंड आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी हाई है आज की, तो ये अच्छा शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिखा रहा है। बट अगेन पर्सनली मैं इस कंपनी को अभी नहीं ले रहा हूँ, ये काफ़ी भाग चुकी है। एंड जितना भी आप देख सकते हैं जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उनके काफ़ी हाई चल रहा है, तो मैं इस स्टॉक को जो इतना ज़्यादा भाग चुका है उसको मैं पर्सनली अभी तो ख़रीदना नहीं चाहूँगा। ये मेरी वॉच लिस्ट में एडेड है, फ्यूचर में देखते हैं क्या करना है। लास्ट में ऑब्वियसली डिस्क्लेमर कि ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं थी, आप लोग प्लीज़ अपने एनालिसिस खुद करिए या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करिए कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।